हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल अंजलि शर्मा में। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है मिशन पॉसिबल। तो मिशन पॉसिबल में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके क्लास 10 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। मतलब अगर आपने अभी तक अपना केमिस्ट्री का तैयारी शुरू नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 मंथ में मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगी सो दैट कि आप लोग जो है 95% प्लस या 100% तक अपने मार्क्स जो है केमिस्ट्री में स्कोर कर सकें। लेकिन आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारी 75% ऑफ द ऑडियंस हमारे वीडियोस तो देखती है लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज, सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है किसी भी टॉपिक पर, तो आपको उसके जो नोटिफिकेशंस है मिल जाते हैं और आप कोई भी किसी भी तरह का कोई लेटेस्ट अपडेट है आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार शो कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज इस मिशन पॉसिबल में हमारा है लेक्चर 2। आज मिशन पॉसिबल में यहाँ मैं लिख देती हूँ रेफरेंस के लिए, आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कवर करवाए हैं कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। तो बेसिकली इस मिशन पॉसिबल में मैंने चैप्टर 1 को अभी पिक किया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है और हम लोग बड़ी ही आसानी से ये गलती करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक सा है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं, पहले कोई और चैप्टर जो है उन्हें कवर कर लेते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी बेसिक और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि हमारे बोर्ड क्वेश्चंस में कवर होती हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर पिक किया है जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने इसमें आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करवा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या रहते हैं, 2 रिएक्टेंट्स रहते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। डिटेल में विद एग्जाम्पल, विद केमिकल रिएक्शंस, विद इलस्ट्रेशंस हम लोग हमारे पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देन डीकॉम्पोजिशन में जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे क्या रहता है, एक जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी गेन करने पर वेरियस प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। रिएक्शन अगर कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी बेसिस पे जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी 3 टाइप्स रहती हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। अब यहाँ फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन से मुझे अभी अभी एक जो क्वेश्चन है दिमाग में आया है जो कि सीबीएसई में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब यहाँ से इस वीडियो का बोनस जो है आपके लिए शुरू हो जाता है। तो फोटोलिटिक रिएक्शन में क्या रहता है, फोटोलिटिक रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की ही एक टाइप है। मतलब एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करने पर वेरियस प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड इज AgBr, 2 moles ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, AgBr, एंड अपॉन एब्जॉर्बिंग सनलाइट ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, Ag and Br2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है दैट ये वाले जो रिएक्शंस हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब करने पर सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर भी बन रहा है। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। मार्क कर लीजिए इसे, क्योंकि ये जो है हमारे सीबीएसई का एक क्वेश्चन बन चुका है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? ब्लैक एंड व्हाइट
क्रोमेटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड। अब जैसे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे ही कितने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हुए पिछले वीडियो में कवर किए हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ उस वीडियो को भी छोड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज हम लोगों का एजेंडा क्या है? आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो दोनों रिएक्शन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या रहता है? टू डिस्प्लेस और रिप्लेस, किसी को हटाकर खुद वहां आ जाना, उसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस करना या फिर रिप्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें रहता क्या है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हमारे पास है AB इज एनी कंपाउंड, और उसमें हम लोगों ने कोई एलिमेंट C ऐड कर दिया। हमने क्या ऐड कर दिया उसमें? C। अभी क्या रहेगा, मान लीजिए कि ये जो C है अगर इस A को रिप्लेस कर दे, जो C है वो क्या करे, इस A को रिप्लेस कर दे, तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो B तो अपनी जगह पर है, अब इस A की जगह कौन आ गया? C, और इस A को यहां से बाहर निकाल दिया गया, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह से जनरली बताना तो बहुत ही आसान सी चीज़ है कि AB था उसमें C डाला, C ने A को रिप्लेस कर दिया और हमारे पास बन गया CB+A। बड़ा ही आसान है ना ये बताना। नाउ द क्वेश्चन इज रियलिटी, असलियत। अब देखो क्या है, अब ये C ने A को ही क्यों रिप्लेस किया, B को क्यों नहीं किया? दूसरा क्वेश्चन, क्या अगर हम लोग CB में A जिस तरह से CB लेकर उसमें A डाल दें, क्या AB C को रिप्लेस कर देगा? अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हम इस तरह की जनरल इक्वेशन में नहीं बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि कौन सी चीज किसे रिप्लेस कर सकती है, इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए एक्टिविटी सीरीज की। इसके लिए हमें किसकी जानकारी चाहिए? एक्टिविटी सीरीज की। तो चलिए मैं पहले आपके लिए ये सीरीज जो है वो लिख देती हूँ। ये है कुछ एलिमेंट्स जिनको हम लोगों ने अरेंज किया है। इसमें अगर हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब जो हम लोगों ने टॉप पर लिखा है, ये जो पोटेशियम है इस तरह से ये क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है, इसलिए जो प्लैटिनम है ये क्या हो गया? लीस्ट रिएक्टिव। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इतने सारे एलिमेंट्स लिख दिए और हमें ये सीक्वेंस में भी लर्न करने हैं, ये हम कैसे करेंगे? तो घबराइए मत, इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा ट्रिक है, एक ममानिक है। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए मैं आपके लिए लिख देती हूँ। याद रखना है आपको, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, मेरे पीछे पीछे बोलो तभी याद होगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ careless zebra, instead try learning how copper saves gold and platinum. You have to remember this. ये जो मेमोनिक्स होते हैं इनका वैसे कोई मतलब तो नहीं होता है, पर हाँ ये हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को याद करने में। तो अगर आपको एक्टिविटी सीरीज नहीं आती है, आपको याद करना है, तो आप ये मेमोनिक याद कर लीजिए। क्या है?
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, मुझे एक केयरलेस ज़ीब्रा कहना बंद करो। इंस्टेड ट्राई लर्निंग, और इसकी बजाय ये सीखो हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम, की जो कॉपर है वो गोल्ड और प्लैटिनम को किस तरह से सेव करता है, बचाता है। प्लीज, P stands for potassium, potassium K, stop S, sodium Na, कैल, कॉलिंग से याद रखेंगे कैल, कैल्शियम Ca, M stands for magnesium, A for aluminium, केयरलेस का C, कार्बन, जिब्रा, Z से जिंक, इंस्टेड मतलब यहां से आपको याद रखना है आयरन, आयरन का सिंबल Fe, ट्राई से आपको याद रखना है टिन, टिन का सिंबल Sn, देन लेड, लर्निंग से आपको याद रखना है लेड, लेड का सिंबल Pb, H फॉर हाइड्रोजन, कॉपर तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा है, मतलब आपको ये जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल से कैल्शियम, ठीक है, केयरलेस CAR से कार्बन, मतलब ये जो जितने भी C आ रहे हैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैल, कॉलिंग इसलिए क्या कि यहाँ से कैल करके कैल्शियम याद रहे, कार से कार्बन आ जाए माइंड में, और कॉपर तो सीधा सीधा लिखा ही है। एस, सिल्वर, सेव से सिल्वर, सिंबल इज Ag, गोल्ड का सिंबल Au एंड प्लैटिनम का सिंबल Pt। तो इस तरह से आप ये जो एक्टिविटी सीरीज है आप उसे अच्छे से याद रख सकते हो और कभी आपको भूलेगी भी नहीं, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये है हमारा कॉपर सल्फेट और मोर प्रिसाइजली कॉपर 2 सल्फेट। हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए आयरन नील्स Fe, क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने इसमें आयरन नील्स। ये आपके एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट्स देगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें लोकेट करने हैं जो एलिमेंट्स हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं, हम लोग आयरन की बात कर रहे हैं। ये कॉपर का सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, और ये आयरन डायरेक्ट मेटल है Fe। तो दो मेटल्स हो गए, एक कॉपर और एक आयरन। अब इन दोनों ही एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज में लोकेट कर लेना है। तो ये रहा हमारा कॉपर, और ये रहा हमारे पास दूसरा क्या हमने ऐड किया, दैट आयरन, ये रहा हम लोगों का आयरन, ठीक है। अब ये आप रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे देखिए, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बताया कि जो एलिमेंट अबव लाई करता है वो मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में से जो भी एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम लोग इस आयरन और कॉपर को कंपेयर करेंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव वेयरएज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो मतलब हमने आयरन ऐड कर दिया किसमें, कॉपर सल्फेट में, एंड दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे दैट Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। Fe जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो ये जो Fe है इसको इसके सॉल्ट में रिप्लेस कर देगा। कॉपर के सॉल्ट में हमने आयरन डाला क्योंकि आयरन ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उसने कॉपर के सॉल्ट में कॉपर को रिप्लेस कर दिया, खुद आ गया, मतलब SO4 तो अपनी ही जगह है। अब यहाँ पे Cu लगा था, वहां पे क्या आ जाएगा Fe, और ये Cu क्या हो जाएगा अलग, मतलब कॉपर 2 सल्फेट से हम लोगों के पास क्या बन गया, आयरन 2 सल्फेट, और जो कॉपर है वो अलग से डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे आपको कलर चेंज बहुत अच्छे से याद रखना है। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर रहता है हम लोगों के पास ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर क्या रहता है, ब्लू, और जो आयरन सल्फेट बनता है दैट इज ग्रीन। तो कलर चेंज क्या आया हमारे पास, ब्लू से ग्रीन, लाइट सा ग्रीन रहता है, ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं होता। फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन जो कलर चेंज है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास बीकर है, और बीकर में हम लोगों ने क्या डाल रखा है, बीकर में हम लोगों ने डाल रखा है कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसी बीकर में हम लोगों ने क्या ऐड कर दी,
आयरन नेल ऐड करते हैं, ठीक है। तो बीकर में जो सोल्यूशन का कलर रहेगा वो पहले क्या होना था, ब्लू, और हम लोगों ने इसमें ऐड क्या कर दी, आयरन नेल्स। जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्रीन में। और ये जो कॉपर अलग हुआ है ये यहाँ पे ऐसे अलग से इसके डिपॉजिट्स जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे, किसके ऊपर, ब्राउन कलर के जो आपको डिपॉजिट्स हैं वो नेल के नज़दीक जो है आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्स में यही क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है इस एक्टिविटी पे बेस्ड, व्हाट विल हैपन इफ वी विल ऐड आयरन नेल्स टू कॉपर सल्फेट। क्या होगा कि अगर हम लोग आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड कर दें, क्या कलर चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। इसके रिलेटेड आपको ये बताना होता है, केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है, तो साथ में ये बताना होता है कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से एक और हम लोग जो है कोई एग्जाम्पल जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि यही हमारे पास है कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं हम लोग, यही कॉपर सल्फेट CuSO4। अगर हम लोग इसमें जिंक ऐड कर दें, अब ये रहा जिंक, जिंक भी कॉपर से अबव लाई कर रहा है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये जो जिंक है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। एक रहता है कि सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन बड़ी ही अच्छी है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कॉपर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर। अब देखो सिल्वर पे क्या चार्ज रहता है, +1, नाइट्रेट इज NO3 -1, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, AgNO3 प्लस कॉपर Cu। अब देखो अभी हम लोग कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं विद दैट ऑफ सिल्वर, हम लोग कॉपर और सिल्वर का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कॉपर सिल्वर से अबव लाई करता है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, इस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, Cu इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अगर कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली ये जो कॉपर है इस सिल्वर को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। जो हम लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर को किसने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर ने, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉपर नाइट्रेट, और जो सिल्वर है सिल्वर अलग हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं फॉर्मूला लिखने में, कॉपर पे चार्ज क्या रहेगा, +2, नाइट्रेट इज NO3 -1, वही 9th क्लास वाला फॉर्मूला क्रॉस करके बनाना। ये चार्ज जिसके पास क्या, सिर्फ चार्ज देखना, प्लस माइनस नहीं देखना। पूरे NO3 के पास क्या गया, 2, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस। बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, AgNO3 लिखा है, डिस्प्लेस करके क्या लिख देंगे, CuNO3, तो यहाँ से गलती हो गई। वैलेंसीज आपको कंप्लीट करनी है, द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज CuNO3 होल ट्वाइस, और साथ में जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे, दोनों साइड पे एक कॉपर है एक कॉपर है, यहाँ पे NO3 1 है, यहाँ पे NO3 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब सिल्वर 2 हो गए तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2। दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ऐसी छोटी छोटी इक्वेशंस में जो हिट एंड ट्रायल मेथड है बैलेंसिंग का वो यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी इक्वेशन आ जाए, मान लो कि वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है ABCD मेथड, जिसमें कि पूरी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को मैथमेटिकल वे में सॉल्व किया जाता है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको एक बार क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी कि वीडियो दैट कि हम लोगों को ये इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे है, बैलेंस करना कैसे है। सो ये था हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये चीज अभी आपको याद रखनी है, दैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, मान लो कि मेरे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी कि हम लोगों ने कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड किया था।
अगर मेरे पास ऑलरेडी आयरन सल्फेट हो तो मैं इसमें कॉपर ऐड कर दूं। अगर मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरह का डाल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो Fe है, ये रहा हम लोगों का, और ये रहा Cu। अब हमें पता है Fe इज मोर रिएक्टिव एंड Cu इज लेस रिएक्टिव। अगर Cu लेस रिएक्टिव है तो ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, इट विल गिव यू नो रिएक्शन। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, हमेशा याद रखेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, अगर हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों के पास क्या था, AB में हम लोगों ने ऐड किया C, क्योंकि C A से ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने A को डिस्प्लेस किया, हमारे पास बन गया CB और A। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक चीज़ को डिस्प्लेस कर रही है। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्ट की बात होगी। मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है AB और दूसरा सॉल्ट है CD। एक सॉल्ट क्या है, AB, और एक सॉल्ट हम लोगों के पास क्या है, CD। अब कभी भी हम लोग किसी इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करते हैं तो अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, जो पहले वाला पार्ट रहता है दैट इज अ कीटोन और बाद में रहता है एनोन। सो कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कीटोन एंड एन एनोन। फॉर एग्जांपल हम लोग HCl की बात करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हम लोग NaCl की बात करेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं ये हमारे पास सिंपली कीटोन और एनोन्स का कॉम्बिनेशन रहते हैं। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, कि जो आयंस का एक्सचेंज है वो होता है। मतलब यहाँ पे कीटोन क्या है, A पॉजिटिव के साथ एनोन क्या लगा है, B नेगेटिव। अगर ये B नेगेटिव की जगह पे हम लोगों के पास D नेगेटिव आ जाए, B नेगेटिव को किसने डिस्प्लेस कर दिया, D नेगेटिव में, और जो C पॉजिटिव के साथ D नेगेटिव है उसकी जगह पे क्या आ गया, B नेगेटिव। मतलब जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो गए। A के साथ B था, B की जगह D आ गया, C के साथ D था और D की जगह पे B चला गया। तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे, A अपनी जगह, B की जगह क्या आ गया, D प्लस C अपनी जगह, और D की जगह पे क्या आ गया, B। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा और जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों के पास जो है आयंस एक्सचेंज करके बन गए। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये दो तरह के हम लोगों के पास रहते हैं। वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अदर वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की दो टाइप्स है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये क्या है, इट इज कि अगर हम लोग एसिड में बेस ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट अलोंग विद वाटर। कोई एसिड ले लेते हैं, HCl की बात हम लोग कर लेते हैं, HCl, इसमें बेस ऐड कर दिया हम लोगों ने NaOH। अब यही वही चीज करके देखते पॉजिटिव नेगेटिव वाली। हम लोगों को पता है H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करता है Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, H पॉजिटिव अपनी जगह, Cl है, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। तो H के साथ क्या जुड़ गया, OH प्लस। अब ये Na पॉजिटिव अपनी जगह है, इसके साथ OH नेगेटिव है और इसकी जगह पे OH नेगेटिव की जगह पे क्या आ गया, Cl नेगेटिव, और हमें क्या मिल गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट HOH। HOH रेफर्स टू H2O दैट इज वाटर। तो एसिड का बेस के साथ जब भी हम लोगों ने रिएक्शन करवाया हमें एक तो सॉल्ट मिल गया, साथ ही में मिल गया वाटर।
तो यहाँ पे हुआ क्या, आयंस एक्सचेंज हो गए। दिस इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल और एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द वन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और यही जो रिएक्शन है ये चैप्टर 2 में भी आएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, दैट हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद वन अनदर, कि एसिड बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द वन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट्स का स्मॉल फॉर्म रहता है पीपीटी, पीपीटी प्रेसिपिटेट्स को बोलते हैं। Precipitates. What are precipitates? This is a kind of insoluble substance. कि रिएक्शन होने पे अगर कोई सब्सटेंस जो है वो घुलता नहीं है तो उसे हम लोग बोल देते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। हमारी कम्युनिटी के साथ भी ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। मैंने स्कूल में ये जो रिएक्शंस है करवाए हैं और इसका पिक्चर जो है मेरे पास होगा वो मैं आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। अगर मेरे पास मान लो वो पिक्चर नहीं भी होता है तो कल मैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर दूंगी। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट जो है मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके बेसिस पे कोई चीज़ समझा सकती हूँ, उसका शॉर्ट डल सकता है, उसकी जो स्टोरी है वो पोस्ट में डल सकती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि कोई भी इंटरेस्टिंग जो अपडेट है वो मिस ना करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही कुछ नया होने वाला है, बहुत ही कुछ नया लाने वाली हूँ अपने बच्चों के लिए, सो दैट मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा स्कोर करें अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो तैयारी तो आज अभी से खींचनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी ना है कि बोर्ड में हम लोगों को टॉप करना है, बोर्ड में हम लोगों को अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बस कल एग्जाम है 2 दिन पहले उठ के पढ़ेंगे और हो जाएगा। नो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर, एक टॉपर में, और क्यों हम लोग कभी कभी पीछे रह जाते हैं, उस चीज़ में डिफरेंस है हार्ड वर्क का। ये नहीं है सिर्फ एक दिन पहले उठेंगे बस बुक को इधर उधर से देखेंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जुड़े रहिए बस हम लोगों के साथ। अब जितना कम्युनिटी में अच्छे से जुड़ेंगे आपको उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो पता चलती रहेंगी, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं प्रेसिपिटेट्स। और याद रखना कि केमिकल रिएक्शंस में अगर हम लोग को प्रेसिपिटेट्स को शो करना हो उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो डालते हैं। प्रेसिपिटेट्स के लिए हम लोग डालते हैं डाउनवर्ड एरो, और जब भी गैस इवॉल्व होती है तो उसके लिए हम लोग डालते हैं अपवर्ड एरो। ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल एक बड़ी ही अच्छी है और इसके बेसिस पे जो एक्टिविटी है वो भी हम लोग करते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्या है ये, सोडियम सल्फेट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह से हम लोग ना किसका सरनेम बदल देते हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। अब देखो सोडियम का क्या है, सल्फेट, बेरियम का क्या है, क्लोराइड। अब रिएक्शन होने के बाद सोडियम का क्या बन जाएगा, क्लोराइड, और बेरियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट। बच्चे गलती करते हैं फॉर्मूला लिखने में। अब जब भी आप इनके नेम्स लिख लेते हो, नेम्स में आप लोगों ने क्या करना है, ये इनके जैसे बोल रहे हैं सरनेम चेंज करने हैं, वो चेंज कर देने हैं। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है सोडियम क्लोराइड प्लस, बेरियम के साथ क्लोराइड लगा है और क्लोराइड की जगह पे क्या आ जाएगा, सल्फेट, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट। अब इसका फॉर्मूला बना के देख लो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na+1 चार्ज रहता है सोडियम पे, क्लोराइड इज -1, सेम चार्जेस है, फॉर्मूला क्या रह गया, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम Ba पे चार्ज रहता है +2, नहीं पता है कॉपी पे अभी नोट कर लो, साथ में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, रिविजन करते जाओगे, आपको ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। सल्फेट SO4 पे -2, अगेन सेम चार्जेस है, फॉर्मूला रह जाएगा हमारा
BaSO4। तो सोडियम सल्फेट अपॉन रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस की तरह नीचे बैठ जाता है, इट फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट्स। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बने आयंस एक्सचेंज होने पर, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये चीज़ आपको भी एक्स्ट्रा याद रखनी है, जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाता है, बेरियम सल्फेट के बनते हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दैट वॉज ऑल फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई रियली होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी तरह से हम लोग जो है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे एंड आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी होती चली जाएगी। द थिंग इज, अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो ओसवाल बुक्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आ चुके हैं। आप ये जो सैम्पल पेपर्स है बाय कर सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा दैट यू विल गेट द फ्री एक्सेस टू oswal360.com। आपको oswal360.com का फ्री एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रेपरेशन मटेरियल जो है आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है। अब ये जो बुक है हमारे पास ओसवाल के, ये जो हमारे पास सैम्पल पेपर्स है, अब देखिए इसका फायदा क्या है, व्हाट आर द की पॉइंट्स। ये जो सीबीएसई सैम्पल पेपर्स आए हैं यहाँ पे आपको 10 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने जो पूरा सीबीएसई का हमारे पास करिकुलम है, जो पूरा सीबीएसई ने पेपर जो क्वेश्चन पेपर इशू किया था उसके हिसाब से ही इन्होंने ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें डिजाइन किया है। तो यहाँ पे अब तो एक देखो, यहाँ पे इसके 5 फायदे हैं। इसके 5 जो मेन फीचर्स वो ये हैं। सबसे पहले 100% अपडेटेड है कि जो भी हमारा नया हमारे पास सैम्पल पेपर आया है बिल्कुल 100% अपडेटेड है, आपको मिलेगा इसमें मटेरियल। सेकंड, जो वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स हैं, मतलब कि जो भी पूरा का पूरा जो सैम्पल पेपर है उसका जो एनालिसिस है इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। रिविजन के लिए आपको ऑन द टिप्स नोट्स जो है मिलेंगे, जैसे मैंने आपको मेमोनिक करवाया था, ये जो है एक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे मेमोनिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चीज़ों को याद रखने के लिए मेमोरी टिप्स मिलेंगी, माइंड मैप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे 500+ क्वेश्चंस हैं एंड 1000+ कंसेप्ट्स हैं। इतनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम में जो मार्क्स है वो तो आने ही हैं। एंड दूसरा, यहाँ पे आप इस चीज़ को इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोग अपने आप को 100% तैयार मानोगे बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। क्लास 10th के अलावा ये जो सैम्पल पेपर है हमारे पास क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। तो आप लोग ये जो सैम्पल पेपर्स हैं इन्हें बाय कर सकते हैं। इनको बाय करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरी सलाह मानिए, ज़रूर बाय कीजिए। मेरे कहने पर ओसवाल बुक्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ये हमेशा से टॉपर्स की चॉइस रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड मैनर में कंसेप्ट भी मिल जाते हैं, क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, आप एकदम अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जो ओसवाल के सैम्पल पेपर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी सलाह मानिए, ज़रूर बाय कीजिए। मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर बाय कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे जो है खर्चा हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग देखो, हम लोग एक पिज़्ज़ा खाते हैं, एक बर्गर खाते हैं, कोक लेते हैं, हमारा 400-500 रुपया तो उसमें भी उड़ जाता है, लेकिन इसमें तो उसके आधे भी लगने वाले नहीं है। और ये आपके बेनिफिट की चीज़ है, इतना बेनिफिट की चीज़ है कि आपकी जो सर्टिफिकेट क्लास 10th का, क्लास 12th का सर्टिफिकेट आप लोगों के हाथ में आने वाला है, उस पर अच्छे अच्छे स्कोर लिखे होंगे साइंस में, केमिस्ट्री में, तो वो कितना अच्छा लगेगा। फिर तो हमें बिल्कुल भी याद भी नहीं रहेगा कि हमने कोई यहाँ पे इतने कम अमाउंट में हम लोगों को इतना अच्छा सैम्पल पेपर मिला था कि इतने, इससे ज़्यादा पैसे तो हम लोग हमारे पिज़्ज़ा बर्गर्स पे उड़ा देते हैं। तो काम की चीज़ खरीदिए, काम की चीज़ की तरफ भागिए और इस ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है उसे ज़रूर खरीदिए।